नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। महाशिवरात्रि पर पहाड़ी मंदिर से कल निकलेगी भव्य शिव बारात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे दीप प्रज्वलन। महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर रविवार दोपहर 3 बजे पहाड़ी मंदिर से भव्य शिव बारात निकाली जाएगी। श्री शिव बारात का आयोजन महासमिति द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दीप प्रज्वलित कर शिव बारात को रवाना करेंगे। उनके साथ सुबोधकांत सहाय, विधायक सीपी सिंह, कुणाल आजमानी, राजेश साहू, बादल सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। आयोजन समिति के प्रवक्ता बादल सिंह ने बताया कि इस साल भगवान शिव कर्पूरोगौरम करुणावतारम स्वरूप में अपने भूत प्रेतों की टोली के साथ बारात में शामिल होंगे। 51 माताएं दूल्हे के रूप में सजे भोलेनाथ का दर्शन और दिव्य आरती करेंगे। शिव बारात में राम, लक्ष्मण, सीता, राधा कृष्ण और माँ दुर्गा की झांकियां भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र होंगी। भूत प्रेतों की टोली तांडव नृत्य करते हुए बारात का शोभा बढ़ाएंगी। बारात का मार्ग पहाड़ी मंदिर मुख्य द्वार से शुरू होकर शनि मंदिर, अपर बाजार, शहीद चौक, फिर आयालाल चौक, गांधी चौक, महावीर चौक और रातू रोड होते हुए पिस्का मोड़ स्थित विश्वनाथ मंदिर तक जाएगा। वहां सनातन विधि विधान से भगवान शिव का विवाह संपन्न होगा। इस बार बारात पूरी तरह इको फ्रेंडली होगी और देश भर से कलाकार शामिल होंगे। पुलवामा हमले में शहीद जवानों का देश सदैव ऋणी रहेगा। 7वीं बरसी पर पीएम सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में पुलवामा हमले में शहीद 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि। आगे लिखा कि राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा, दृढ़ संकल्प और सेवा हमारे सामूहिक मन में हमेशा के लिए अंकित रहेगी। प्रत्येक भारतीय उनके अदम्य साहस से प्रेरणा लेता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पुलवामा में शहीद हुए बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद होने वाले हमारे वीर जवानों के शौर्य का स्मरण कर उन्हें नमन। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत इसके समूल नाश के लिए दृढ़ संकल्पित है। आतंकवाद का सामना करने वाले हमारे सुरक्षा बलों व सुरक्षा एजेंसियों के साहस, समर्पण और बलिदान का देश सदैव ऋणी रहेगा। इसके अलावा भी कई नेताओं ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। झारखंड में जिन महिलाओं को नहीं मिल रहा पैसा, उनके लिए खुशखबरी। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं को सम्मान राशि नहीं मिल पा रही है। ताजा समीक्षा में सामने आया कि राज्य की 3,05,892 लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में कई तकनीकी कारणों से भुगतान अटका पड़ा है। इनमें आधार सीडिंग नहीं होना, नाम में मिसमैच, गलत नाम दर्ज होना और वेरिफिकेशन लंबित रहना प्रमुख कारण है। बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा इन सभी मामलों की जांच कर डेटा सुधार और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि जारी की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के नए सचिव उमाशंकर सिंह ने शुक्रवार को योजना की विस्तृत समीक्षा की है। बैठक में बताया गया कि मैया सम्मान योजना पोर्टल पर कुल 7,72,446 आवेदन लंबित हैं। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए ताकि पात्र महिलाओं को सम्मान राशि का लाभ मिल पाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभुकों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे, उन्हें सुधार के बाद एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। शिव बारात में साइबर दैत्य से लेकर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। देवघर के केकेएन स्टेडियम से निकलेगी बारात। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया शहर। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा बैजनाथ मंदिर की नगरी देवघर महाशिवरात्रि को लेकर पूरी तरह सज धज कर तैयार हो चुकी है। 15 फरवरी की शाम 6 बजे केकेएन स्टेडियम से भगवान भोलेनाथ की भव्य शिव बारात निकाली जाएगी। आयोजन को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों को रंग बिरंगी स्पाइरल लाइटों से सजाया गया है। पर्यटन विभाग और स्थानीय समाज सेवी अभिषेक झा के नेतृत्व में कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि मेला क्षेत्र और बारात मार्ग पर साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी भी होगी। शिव बारात केकेएन स्टेडियम से निकलकर बजरंगी चौक, टावर चौक, आजाद चौक, भैरव बाजार, नरसिंह टॉकीज रोड, शिक्षा सभा, चांदनी चौक और बैजनाथ लेन होते हुए मंदिर के पूरब द्वार से प्रवेश करेगी। इस बार झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगी। साइबर अपराध के प्रति जागरूकता के लिए साइबर दैत्य की विशेष झांकी तैयार की गई है। श्रद्धालुओं को एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कलयुग थीम, कल्कि अवतार और भगवान गणेश की झांकियां भी बारात में शामिल होंगी। देवी देवताओं, भूत प्रेतों, साधु संतों और राक्षसों के स्वरूप में कलाकार आकर्षक प्रस्तुति देंगे। रोजगार की तलाश में मलेशिया गए एक और प्रवासी मजदूर की मौत। परिवार में शोक का माहौल।
गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र की अडवारा पंचायत के 36 वर्षीय प्रवासी मजदूर वकील सिंह की मलेशिया में काम के दौरान असामयिक मौत हो गई है। गुरुवार की देर शाम परिजनों को मृतक की मौत की जानकारी मिली। झमन मलेशिया की लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंपनी में कार्यरत थे। बताया गया कि वे पिछले 2 सालों से मलेशिया में रोजगार कर रहे थे। मृतक अपने पीछे पत्नी मुन्नी देवी और 4 संतानें रूपा कुमारी 20 साल, सुजीत 18 साल, काजल कुमारी 17 साल और नीतू कुमारी 13 साल को छोड़कर गए हैं। मौत का कारण परिजनों को अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। समाज सेवी और प्रवासी मजदूरों के हितार्थ काम करने वाले सिकंदर अली ने परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग जिलों से कई युवा बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश जाते हैं। काम के दौरान दुर्घटनाओं में प्रवासी मजदूरों की मौत की घटनाएं आम हो गई हैं। सिकंदर अली ने सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से युवाओं को विदेश जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साइकिल से पेपर बांटने वाला दुर्गा बना सियासत का नया चेहरा। सुबह 5 बजे हर दिन 300 घरों में पहुंचाता है अखबार। गोड्डा के महागामा नगर पंचायत में पहली बार चुनाव होने जा रहा है। इसी बीच अध्यक्ष पद के एक प्रत्याशी इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भूगोल शास्त्र से MA पास दुर्गा सोरेन पेशे से अखबार वितरक हैं। इस बार सीट ST वर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जनता के बीच प्रस्तुत की है। नामांकन के दिन भी उनका अनोखा अंदाज लोगों को खूब आकर्षित करता दिखा। दुर्गा सोरेन उसी साइकिल से समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे जिस साइकिल से वे प्रतिदिन अखबार बांटते हैं। चुनाव प्रत्याशी होने के बावजूद उन्होंने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया है। वे रोज सुबह 5 बजे उठकर महागामा नगर पंचायत की गलियों में साइकिल से लगभग 300 घरों में अखबार वितरित करते हैं। अपने सरल और मृदुभाषी स्वभाव के कारण दुर्गा सोरेन क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। दुर्गा बताते हैं कि वे पिछले 20 सालों से महागामा नगर पंचायत क्षेत्र की गलियों में घूम घूम कर अखबार बांट रहे हैं और इस दौरान हर गली की समस्याओं से भली भांति परिचित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्होंने अखबार में महागामा नगर पंचायत की सीट के आरक्षित होने की खबर पड़ी थी, उसी दिन उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बना लिया था। उनका मानना है कि शहरी क्षेत्र होने के बावजूद महागामा में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने का यह एक अच्छा अवसर है। दुर्गा सोरेन को उन लोगों का भी समर्थन मिल रहा है जिनसे उनकी रोज सुबह अखबार बांटते समय मुलाकात होती है। सुबह कोहरे की चादर, दिन में खिलेगी धूप। झारखंड में 2 डिग्री तक गिरेगा तापमान। 19 तक मौसम शुष्क। 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा रांची का पारा। झारखंड में मौसम का मिजाज फिलहाल साफ और शुष्क रहने वाला है, लेकिन सुबह के समय कोहरे की मौजूदगी लोगों को ठंड का एहसास कराएगी। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 13 फरवरी से ही राज्य के कई हिस्सों में सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरा देखने को मिला है, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान मुख्यतः साफ हो जाता है। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना जताई गई है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है, यानी रात की ठंड हल्की बढ़ेगी जबकि दिन में धूप राहत देगी। मौसम विभाग ने 13 से 19 फरवरी तक राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। मध्य झारखंड, दक्षिणी झारखंड, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी जिलों में मौसम सामान्य और शुष्क बना रहेगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि इस अवधि में कहीं भी बारिश या तेज हवा जैसी स्थिति की संभावना नहीं है। सभी भागों में सुबह कोहरा और दिन में साफ आसमान का सिलसिला जारी रहेगा। किसानों और आम लोगों के लिए ये अवधि सामान्य मानी जा रही है। हालांकि सुबह और देर रात ठंड से बचाव की सलाह दी गई है। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में भी यही मौसम पैटर्न देखने को मिलेगा। 13 से 17 फरवरी तक सुबह कोहरा और बाद में साफ आसमान रहेगा। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। 18 और 19 फरवरी को भी मौसम शुष्क और मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार फिलहाल किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं मिले हैं। 24 घंटे के भीतर एक को मारा, दूसरा घायल। हजारीबाग के चुरचू में अब तक 7 लोगों की मौत। 5 हाथियों का झुंड मचा रहा तांडव। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के गोंदवार गांव में हाथियों ने 6 लोगों की जान लेने के 24 घंटे के बाद ही 2 और लोगों की जान ले ली है। हाथियों ने गोंदवार गांव से सटे बहेरा पंचायत के कजरी गांव के भुरकुंडा टोला में 5 हाथियों के झुंड ने शुक्रवार की रात राजेश मुर्मू के घर पर हमला किया। इस दौरान घर में सो रही उनकी पत्नी फुलमुनी देवी को हाथियों ने कुचल दिया है, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई है। घटना के वक्त राजेश मुर्मू किसी तरह घर की दीवार फांदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। हाथियों के अचानक हुए हमले में गांव में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथियों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक महिला की जान जा चुकी थी। इससे पहले हाथियों के झुंड ने गुरुवार को आंगो थाना एवं चुरचू प्रखंड के गोंदवार गांव में तांडव मचाया है। यहाँ 6 लोगों को कुचलकर मार डाला। मृतकों में 1 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के ऊपर तक के लोग शामिल हैं।
दुमका में मां बेटी हत्याकांड का खुलासा, दुष्कर्म का विरोध करने पर दिया घटना को अंजाम। दुमका जिला स्थित वीर कुंवर सिंह चौक के पास सदर पुलिस निरीक्षक के कार्यालय के पीछे बरामदे से पिछले 3 दिन पहले एक आदिवासी महिला और 6 साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया था। जानकारी के अनुसार हत्या के मामले का खुलासा हो चुका है। बताते चले कि दुष्कर्म का विरोध करने पर जैनवल अंसारी नामक एक युवक ने इस घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पर दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने एक प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी है। एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि मंगलवार की रात ही मां बेटी की हत्या की गई थी। बुधवार की सुबह दोनों का शव मिला, जिसकी पहचान परिजनों द्वारा किया गया था। जानकारी के मुताबिक मृतका दुमका के ही काठीकुंड थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। मंगलवार शाम वह वीर कुंवर सिंह चौक के पास खड़ी थी, तभी एक वाहन चालक जैनवल हक उर्फ जैनवल अंसारी की उस पर नजर पड़ी। इसके बाद जैनवल महिला को इंस्पेक्टर कार्यालय के पीछे ले गया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो मारपीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। रातू के तिलता ब्रिज के नीचे से व्यक्ति का शव बरामद, शिनाख्त में जुटी पुलिस। राजधानी के रातू थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। तिलता ब्रिज के नीचे शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस शव के शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। रातू थाना की पुलिस ने बताया कि शव के पास पुराने कपड़े पड़े हुए थे। कहा कि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। हालांकि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा। देवघर में पंचशूलों की विशेष पूजा, शिखरों पर पुनर्स्थापना, बाबा बैजनाथ और मां पार्वती का हुआ गठबंधन। कल विशेष पूजा के बाद खुलेगा मंदिर का पट। महाशिवरात्रि रविवार को मनाई जाएगी। इससे पूर्व शनिवार को देवघर स्थित बाबा बैजनाथ मंदिर में परंपरा अनुसार पंचशूलों की विशेष पूजा अर्चना की गई है। इसके बाद मंदिर के शिखरों पर पंचशूलों की पुनर्स्थापना के साथ ही बाबा बैजनाथ और मैया पार्वती का पारंपरिक गठबंधन भी संपन्न हुआ। बैजनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी सह सरदार पंडा गुलाब नंद ओझा ने षोडशोपचार विधि से मंत्रोच्चार के साथ पंचशूलों का विधिवत शुद्धिकरण एवं पूजन कराया है। यह पूजा बाबा बैजनाथ, मैया पार्वती सहित मंदिर प्रांगण के अन्य देवालयों के शिखरों से उतारे गए पंचशूलों के लिए की गई है। पूजन के बाद सभी 22 मंदिरों के शिखरों पर पंचशूलों को वैदिक रीति रिवाज के अनुसार पुनर्स्थापित किया गया। इसके बाद बाबा बैजनाथ और मैया पार्वती मंदिर के बीच पारंपरिक गठबंधन की रस्म अदा की गई, जिसे इस धाम की अत्यंत प्राचीन और विशेष परंपरा माना जाता है। बताते चले कि महाशिवरात्रि से पूर्व मंदिर प्रांगण के सभी मंदिरों के शिखरों पर स्थापित पंचशूलों को उतारकर उनकी साफ सफाई की जाती है। शुक्रवार को बाबा बैजनाथ और मैया पार्वती मंदिर के शिखर पर लगे पंचशूलों को उतारा गया था, जबकि अन्य मंदिरों के पंचशूल पहले ही उतारे जा चुके थे। पंचशूलों के उतारने के बाद बाबा और पार्वती मंदिर के पंचशूलों का मिलन भी कराया गया। जेपीएससी बैकलॉग 45 पदों पर नियुक्ति के लिए चुनाव के बाद निकालेगा विज्ञापन। झारखंड लोक सेवा आयोग निकाय चुनाव के बाद 45 बैकलॉग पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करेगा। राज्य सरकार द्वारा जेपीएससी को पहले के इन 45 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अनुरोध किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने साल 2023 और 2024 के कुल 103 पदों को भरने के लिए नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था। साथ ही 45 बैकलॉग पदों को भी भरने का अनुरोध किया था। सरकार के अनुरोध के आलोक में जेपीएससी ने 2023 और 2024 के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था, लेकिन 45 बैकलॉग पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित होने से पहले ही राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। इस वजह से विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सका। आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। बता दें कि छात्र विज्ञापन संख्या 1/2026 के तहत परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र सीमा की गणना में 8 साल की छूट देने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस बार वार्ड बदलने से बड़ी चुनौती, रांची निगम चुनाव में 60% मतदान का लक्ष्य, 10.27 लाख वोटरों के घर पहुंचेगा वोटर स्लिप। रांची नगर निगम चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में है। 7 दिन बाद प्रचार का शोर भी थम जाएगा। 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। रांची जिला प्रशासन ने इस बार कम से कम 60% मतदान का लक्ष्य रखा है, क्योंकि राज्य गठन के 25 सालों में नगर निगम के 3 चुनाव हुए हैं, उसमें 50% भी मतदान का ग्राफ नहीं पहुंचा है। पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा मतदान 2018 में हुआ था। उस समय 41.5% वोटिंग हुई थी, जो इससे पहले 2013 के नगर निगम चुनाव में हुए मतदान से करीब 7.5% ज्यादा थी। हालांकि साल 2008 में हुए नगर निगम चुनाव के मुकाबले मात्र
0.5% वोटिंग बढ़ी थी। राज्य गठन के बाद हुए पहले चुनाव में मतदाताओं में काफी उत्साह था। इसके बावजूद 41% ही वोटिंग हुई थी। इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथ तक पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए प्रशासन की ओर से सभी 53 वार्डों के 10,27,000 मतदाताओं के घर तक वोटर स्लिप पहुंचाया जाएगा। सभी बूथ के बीएलओ को अपने अपने क्षेत्र में हर एक मतदाता के घर तक मतदाता सूची पहुंचाने का टास्क दिया गया है। आज से यह अभियान तेज हो चुका है। हालांकि इस बार मतदान केंद्रों के विखंडन से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के वार्ड बदल गए हैं। इसका असर चुनाव में भी दिखेगा। वार्ड बदलने से नाराज लोग घर से बाहर नहीं निकले तो मतदान प्रतिशत बढ़ाना काफी मुश्किल हो जाएगा। शिवरात्रि से पहले 1001 महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। महाशिवरात्रि से पूर्व रातू पावर हाउस स्थित शिव मंदिर से शनिवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें 1001 महिलाओं ने हिस्सा लिया है। उपवास रखकर महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शोभा यात्रा में शामिल हुई हैं। सिर पर कलश धारण कर शोभा यात्रा की अगुवाई की। मंदिर प्रांगण से शुरू हुई यह यात्रा भक्ति का माहौल देखने को मिला। इस कलश यात्रा में छोटे छोटे बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। शिव पार्वती के रूप में सजे बच्चों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। पुजारी मुकेश तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यात्रा का शुभारंभ कराया है। तासे और ढोल की गूंज और हर हर महादेव व जय श्री राम के जयघोष से वातावरण गूंज उठा। रांची के जर्जर स्कूल भवनों और शिक्षकों की रिक्तियों पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। राज्य के स्कूलों की बदहाल स्थिति और जिला स्कूल रांची में बुनियादी सुविधाओं पर कोर्ट के स्वतः संज्ञान पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान स्कूलों में बुनियादी ढांचे की कमी, जर्जर भवनों और शिक्षकों के रिक्त पदों के मुद्दे पर चिंता जताई है। खंडपीठ ने सख्त रवैया अपनाते हुए स्कूल के जर्जर भवनों और बिना छत वाले स्कूलों की सूची मांगी है। कोर्ट में उपस्थित एमिकस क्यूरी ने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही एक विस्तृत चार्ट नोट कोर्ट को समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस चार्ट में राज्य के उन स्कूलों की जानकारी होगी जो जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं, बिना छत या बुनियादी सुविधाओं के चल रहे हैं और न्यूनतम आधारभूत संरचना से भी वंचित हैं। बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुलिस और एसीबी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हाल ही में सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर हेमंत सोरेन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद हिरासत में बंद व्यक्ति को रिहा न कर नई एफआईआर दर्ज कर उसे लगातार हिरासत में रखने के प्रयास ने राज्य में पुलिस और एसीबी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि पिछले 6 सालों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने घोटालों को छुपाने और राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए एसीबी, सीआईडी और झारखंड पुलिस का मोहरा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध डीजीपी की नियुक्ति कर यह खेल चलाया जा रहा है और एसीबी को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर गैरकानूनी काम करवाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस आज सबसे बड़ा गुंडा बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्दी पुलिस की पहन रहे हैं लेकिन काम अपराधियों जैसी कर रहे हैं। उन्होंने अवैध खनन, रंगदारी वसूली, जमीन, बालू पत्थर, शराब का काला धंधा और फर्जी मुकदमों में पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता का जिक्र किया है। पलामू में महाशिवरात्रि पर गांधीपुर शिवघाट में लगेगा भव्य मेला, जुटेंगे हजारों श्रद्धालु। चैनपुर प्रखंड अंतर्गत गांधीपुर शिवघाट में महाशिवरात्रि पर रविवार को भव्य मेला सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह मेला गांधीपुर शिवघाट मेला समिति की ओर से लगाया जाएगा। कार्यक्रम में भोजपुरी जगत के चर्चित स्टेज कलाकार गोलू राजा और रोहतास जिले की प्रसिद्ध कलाकार बबीता किन्नर अपनी प्रस्तुति देंगी। दोनों कलाकार अपने गीत संगीत से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। मेला समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि स्थानीय विधायक आलोक कुमार चौरसिया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वे सुबह 11 बजे दीप प्रज्वलित कर मेला सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ चैनपुर प्रखंड प्रमुख प्रभा देवी और उप प्रमुख सुनील सिंह भी मौजूद रहेंगे। साक्ष्य जुटाए, संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई। बागियों पर भाजपा सख्त, 20 नेताओं को करेगी शो कॉज। नगर निकाय चुनाव में पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ सक्रिय करीब 20 नेताओं को भाजपा शो कॉज नोटिस जारी करेगी। इनमें डाल्टनगंज के पूर्व जिला अध्यक्ष परशुराम ओझा, धनबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, जमशेदपुर महानगर के पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव शामिल हैं। इनके अलावा चास की मेयर प्रत्याशी परिंदा सिंह, देवघर के मेयर प्रत्याशी बाबा बलियासे और धनबाद के पूर्व विधायक संजीव सिंह आदि को भी नोटिस जारी किया जाएगा। यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो इन्हें संगठन से बाहर भी किया जा सकता है। संगठन ने रिपोर्ट और विरोध में किए जा रहे प्रचार के वीडियो व भाषणों की सीडी जुटा ली है। पार्टी ने असंतुष्ट नेताओं के साथ कई चरणों में बातचीत की है। उन्हें चुनाव मैदान से हटने या विरोधी खेमे के प्रचार से दूर रहने का आग्रह किया गया, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुए हैं। देवघर में बाबा बलियासे पार्टी के समर्थित उम्मीदवार रीता चौरसिया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे
हैं। चास नगर निगम में परिंदा सिंह समर्थित प्रत्याशी अविनाश कुमार के मुकाबले मैदान में है। डाल्टनगंज के पूर्व जिलाध्यक्ष परशुराम ओझा ने अपनी पत्नी जानकी देवी को मेदिनीनगर मेयर पद पर उतारा है। जमशेदपुर में पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी कुमकुम श्रीवास्तव को मानगो की समर्थित प्रत्याशी संध्या सिंह के खिलाफ चुनाव में उतारा है। रांची लोहरदगा डाल्टनगंज रूट पर पहली शटल ट्रेन का प्रस्ताव, यात्रियों को समय और खर्च में मिलेगी बड़ी राहत। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची रेल मंडल ने रांची लोहरदगा डाल्टनगंज रेलखंड पर पहली बार शटल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस पहल से यात्रियों के समय और खर्च दोनों में कमी आने की उम्मीद है। मंडल ने प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही यात्रियों को सस्ती और सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध हो पाएगी। नए प्रस्ताव के तहत ट्रेन रात 11 से 12 बजे के बीच डाल्टनगंज से रवाना होगी और कई स्टेशनों से होते हुए सुबह लगभग 6 बजे रांची पहुंचेगी। रेल मंडल की योजना इस रूट पर 2 ट्रिप चलाने की है, जिससे दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस सेवा के शुरू होने से क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। लातेहार, बरवाडी और लोहरदगा समेत आसपास के इलाकों के लोगों को रांची आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। इसी कड़ी में रांची रेल मंडल ने हजारीबाग के लिए भी रांची हजारीबाग वाया मेसरा शटल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही मुख्यालय भेजा जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि नई शटल सुविधा सेवाएं शुरू होने से क्षेत्रीय रेल नेटवर्क मजबूत होगा और स्थानीय यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड में बेरोजगारी दर घटी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा कराए गए पिछले दिनों किए गए सर्वेक्षण में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में झारखंड में बेरोजगारी की दर कम होने की बात कही गई है। आंकड़े के अनुसार पिछली तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच झारखंड में बेरोजगारी दर घटकर सभी आयु समूह में 3.2% रही है। झारखंड में जुलाई से सितंबर 2025 के बीच यह दर 4.3% थी। इस तरह बेरोजगारी दर में काफी कमी आई है। झारखंड की बेरोजगारी दर की तुलना राज्यों से करने पर यह गुजरात और कर्नाटक से कम है। झारखंड के पॉलिटेक्निक कॉलेजों का सिलेबस बदलेगा, संस्थानों को एनबीए से मान्यता दिलाने की तैयारी। झारखंड के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों के सिलेबस में बदलाव की तैयारी की जा रही है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सभी 17 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की व्यापक योजना पर काम कर रहा है। आगामी बजट में इससे जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं किए जाने की पूरी संभावना है। बदलाव के पीछे पारंपरिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को आधुनिक और रोजगारमुखी बनाना है। जानकारी के अनुसार साल 2030 तक राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों को राष्ट्र स्तरीय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत नामांकन क्षमता बढ़ाने, आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने तथा पाठ्यक्रमों को जीरो डेफिशिएंट बनाकर राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड एनबीए से मान्यता दिलाने की तैयारी है। सबसे अहम बदलाव सिलेबस में होगा। डिप्लोमा कोर्स को वर्तमान बाजार और उद्योग की मांग के अनुरूप बनाया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार ने हाल ही में बजट की तैयारियों को लेकर प्रधान सचिव राहुल पुरवार की मौजूदगी में विभागीय समीक्षा के क्रम में स्पष्ट कहा है कि तकनीकी शिक्षा को केवल पारंपरिक सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शाखाओं तक सीमित रखना अब पर्याप्त नहीं रखा जा सकता है। उद्योगों में तेजी से बदलती तकनीक के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना समय की मांग है। इसी उद्देश्य से पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में इनोवेशन हब स्थापित करने तथा अनुसंधान एवं प्रोटोटाइपिंग की सुविधा विकसित करने की दिशा में कार्य को गति दी जाएगी। अवैध बालू उठाव का धंधा खुलेआम, प्रशासन बना मूक दर्शक। दामोदर नदी से अवैध बालू उठाव का धंधा खुलेआम, प्रशासन बना मूक दर्शक। झारखंड स्थित रामगढ़ जिला के पतरातू में दामोदर नदी के अवैध रूप से बालू कारोबार का धंधा खुलेआम चल रहा है। जानकारी के अनुसार दिन हो या रात नदी घाटों पर हाईवा और ट्रैक्टरों की लगातार आवाजाही रहती है। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस प्रशासन विभाग भी मूक दर्शक बनी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही शाम होती है, नदी किनारे बने अस्थायी स्टॉक डंप से दर्जनों हाईवा वाहन बालू लाद कर रांची की ओर रवाना होने लगते हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क को किसी प्रभावशाली व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, जिसके इशारों पर ही अवैध रूप से बालू उठाने का काम चल रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि टोकी सूद, तिरपा महुआ टोला और डीजल कॉलोनी के आसपास इस तरह की गतिविधियां सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं। रात के अंधेरे में मशीनों की आवाज और वाहनों की कतारें साफ बताती हैं कि यह कारोबार संगठित तरीके से संचालित हो रहा है। वहीं प्रशासन की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही खनन विभाग और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जब इस संबंध में पतरातू थाना प्रभारी से जानकारी ली गई तो उन्होंने ऐसी किसी गतिविधियों की जानकारी से साफ इनकार कर दिया है।
वहीं लोगों का कहना है कि यदि कार्रवाई की मंशा हो तो इस अवैध धंधे को एक दिन में रोका जा सकता है। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि नियम कानून सिर्फ दस्तावेजों तक ही सीमित दिखाई दे रहे हैं। चिंता की बात तो यह है कि अवैध खनन को तेज करने के लिए नदी में मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारी मशीनों की मदद से नदी की तलहटी को खंगाला जा रहा है, जिससे प्राकृतिक संरचना को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। करोड़ों जमा होते ही कंपनी फरार। 521 करोड़ के चिटफंड घोटाले में चार्जशीट। आरोप मैक्सिजोन का काम मार्केटिंग का निवेश कराने लगा। ईडी ने 521 करोड़ रुपए के चिटफंड घोटाले में आरोपी कंपनी मैक्सिजोन व उसके संचालकों पर रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें मैक्सिजोन कंपनी के अलावा उसके निर्देशक चंद्रभूषण सिंह व चंद्रभूषण की पत्नी प्रियंका सिंह को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में कहा गया कि यह कंपनी निवेश के लिए रजिस्टर्ड नहीं थी। मैक्सिजोन टेक प्राइवेट लिमिटेड का काम मार्केटिंग का था, लेकिन इसने चिटफंड कंपनी की तरह निवेश कराना शुरू कर दिया। निवेशकों को कम समय में बेहतर रिटर्न का झांसा दिया गया। निवेशकों में विश्वास जमाने के लिए कंपनी ने कुछ लोगों को कम समय में 15 से 20% तक का रिटर्न भी दिया है, जिसके बाद निवेशकों की संख्या बढ़ती चली गई। करोड़ों रुपए जमा होने के बाद कंपनी ने अपना कार्यालय बंद कर दिया और इसके निर्देशक फरार हो गए। ईडी ने बैंक में सत्यापन किया तो पूरा मामला 521 करोड़ रुपए का आया है। ठगी की यह राशि 21 बैंकों में जमा की गई थी। इसमें से अब तक 308 करोड़ रुपए के निवेशकों की पहचान व उनका सत्यापन किया जा चुका है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अनुसंधान अभी जारी है। फरार होने के बाद मैक्सिजोन के निर्देशक चंद्रभूषण सिंह ने अपना नाम बदलकर दीपक सिंह रख लिया था। अगस्त 2023 में वह नोएडा से पकड़ा गया था। वह मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला है। मैक्सिजोन चिटफंड घोटाला केस में जमशेदपुर में 3 एफआईआर दर्ज है। इसी के आधार पर ईडी की रांची स्थित जोनल कार्यालय में पीएमएलए के तहत ECIR दर्ज की गई थी। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोयला चोरी में 100 करोड़ की संपत्ति जब्त। बंगाल व झारखंड में ECL के पट्टे वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन और चोरी से संबंधित जांच के सिलसिले में 100.44 करोड़ की अवैध संपत्ति को ईडी ने अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जांच से पता चला कि अवैध खनन अनूप मांझी उर्फ लाला के गिरोह द्वारा किया गया था। जांच में पता चला है कि अवैध रूप से खोदे गए कोयले को स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से पश्चिम बंगाल की कई फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता था। जांच में यह भी सामने आया कि अनूप मांझी उर्फ लाला ने एक अवैध परिवहन चालान या पैड का प्रचलन किया था, जिसे आमतौर पर लाला पैड के नाम से जाना जाता है। यह अवैध परिवहन चालान एक कर चालान के रूप में काम करता था, जो अस्तित्वहीन फर्मों के नाम पर जारी किया जाता था। फर्जी परिवहन चालान के साथ ट्रांसपोर्टर को 10 या फिर 20 रुपए का एक नोट दिया जाता था। ट्रांसपोर्टर अवैध कोयला ले जा रहे ट्रक, डंपर या टिपर की नंबर प्लेट के पास उस नोट को रखकर उसकी तस्वीर खींचता था और कोयला सिंडिकेट के संचालक को भेज देता था। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया, अध्यादेश पर नियुक्त मदरसा शिक्षकों को मिलेगा पेंशन। एकीकृत बिहार में अध्यादेश के माध्यम से नियुक्त मदरसा शिक्षकों को पेंशन का लाभ मिलेगा। मोहम्मद अजामुल हक एवं अन्य सेवानिवृत्त कर्मियों की ओर से पेंशन मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने इसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी है। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थियों के पेंशन से संबंधित पेपर संबंधित विभाग को भेज दिए गए हैं। प्रार्थी वहां जाकर पेंशन से संबंधित अपना दावा निष्पादित कर सकते हैं। सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका को समाप्त कर दिया। कोर्ट के आदेश के आलोक में बीते शुक्रवार को राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट में हाजिर हुए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में इन मदरसा शिक्षकों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यह लोग सिर्फ वेतन के ही हकदार थे। एकीकृत बिहार में जिस अध्यादेश के माध्यम से इन मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही नहीं ठहराया था और उसे असंवैधानिक बताया गया था। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।